नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक और बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। काफी समय से आप लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि भाई लव से जुड़ी हुई हॉरर कहानी भी लेकर आओ। हालांकि इससे पहले भी मैं एक दो बार आपको लव कहानियां विद हॉरर के साथ सुना चुका हूं, लेकिन आज एक और ऐसी ही प्रेम से भरी हुई दर्द भरी हॉरर कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ उस प्रेम को देखकर आपकी आंखों से आंसू भी आने लगेंगे। आखिर हमारा समाज ऐसा कैसे हो सकता है कि दो प्रेम करने वालों को कभी भी मिलने नहीं देता। हमारे समाज में आज भी कई कुप्रथाएं चल रही हैं। अगर कोई छोटी जात वाला बड़ी जात वाली लड़की से प्रेम कर बैठता है तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है ना। वो न तो पैसा देखता है, न गरीबी देखता है, न खूबसूरती देखता है, न जात को देखता है। वो देखता है तो केवल और केवल प्रेम। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों को यही बात पसंद नहीं आती है और वो उन प्रेम करने वालों की जान की दुश्मन बन जाते हैं। अगर आप शहरों में रहने वाले इंसान हैं तो शायद वहां पर तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन भारत के ज्यादातर गांवों के अंदर आज भी छोटी जात वालों को और बड़ी जात वालों को अलग अलग समझा जाता है। इनके बीच आपस में कोई रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने एक बड़े घर की बेटी से प्रेम कर लिया था। अब समाज को उनका यह प्रेम पसंद नहीं आया तो उन दोनों ने वहां से भागकर एक अच्छा जीवन बिताने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह समाज उन्हें भागने भी नहीं देगा और उनके साथ इतनी भयानक क्रूरता करेगा। साथियों, ये कहानी मेरे गांव के रहने वाले एक शख्स नवीन ने मुझसे शेयर की है। बचपन में हम सभी ननिहाल घूमने तो जाते ही हैं, तो ऐसे ही नवीन भी अपने ननिहाल छुट्टियों के अंदर घूमने गए थे और तब उनके साथ एक बहुत ही डरावना हादसा होता है और साथ ही साथ अपने ही मामा की एक भयंकर सच्चाई भी उसकी आंखों के सामने खुलती है। तो कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपके साथ दिल से रिश्ता बनाना चाहता हूं और दिल से रिश्ता तभी मजबूत होगा जब आप उस लाल बटन को दबाकर मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। तो अभी तक भी जिन लोगों ने ये रिश्ता मजबूत नहीं किया है तो उस बटन को दबाकर इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ लें। तो चलिए अब आगे की स्टोरी आप नवीन के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज करीब 10 सालों के बाद मैं अपने नाना जी के यहाँ आया था। इससे पहले जब मैं करीब 6 साल का था तभी मैं यहाँ आया था। आज भी मुझे याद है जब नाना और नानी ये कहती थे कि उस कमरे के पास नहीं जाना। जब भी मैं उधर जाने की कोशिश करता तो सभी मना कर देते, उधर मत जाओ। मेरे कई बार पूछने के बाद भी कोई नहीं बताता और टाल जाता और हर एक बार मेरे अंदर ये जानने की इच्छा और प्रबल हो जाती। आज मुझे यहाँ आए हुए करीब 5 दिन हो गया था। जहाँ नाना और नानी रहते थे उस 2 मंजिला मकान में 10 कमरे ऊपर ही थे। उनके अलावा हटकर पीछे एक और अलग कमरा बना हुआ था जो कि कई वर्षों से बंद ही पड़ा हुआ था। 5 रात से मैं जल्दी सो जाता था और रात को 12 से 4 बजे तक उस बंद कमरे को गौर से देखता था। उस कमरे के अंदर की लाइट कभी कभी जल उठती थी। सामने ही एक बहुत बड़ा ताला दरवाजे पे लटका हुआ था। उनकी चाबी नाना जी छिपा कर रखते थे। इन 5 दिनों में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एक 3 सेल वाली बड़ी टॉर्च और उस कमरे के ताले की चाबी को लेकर मैं आज रात 12 बजे धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर पीछे की ओर आ गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक से पीछे वाली लाइट बंद हो गई। एकदम गुप्त अंधेरा। अब तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के पीछे का हिस्सा भारी होते जा रहा था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक से उस कमरे की लाइट कुछ देर जलकर बंद हो गई। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते टॉर्च जलाकर उस ताले की चाबी को ताले में डालकर पूरी घुमा दी। फिर भी वो ताला नहीं खुला। मैंने एक बार फिर से चाबी को घुमाया। इस बार वो ताला खुल चुका था। जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अंदर काफी जोर से खींच रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने आप को वहां नहीं रोक पा रहा था। जैसे ही मेरा पूरा शरीर उस कमरे के अंदर गया
वो दरवाज़ा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अंदर किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो बोल रही थी कि आज मैं आज़ाद हो गई। डर के मारे मेरा हालात ख़राब हो गया था। मैंने हिम्मत जोड़कर उनसे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर कुछ प्रवेश किया हो। मैं जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करके वो टॉर्च लेकर पुनः अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सभी मुझको घेरे हुए थे। जैसे ही मैं उठा, नानी काफ़ी गुस्से में मेरे से बोल रही थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो दरवाज़ा खोलने की? वो काफ़ी गुस्से में थी। मेरी आंखें चढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई सवार हो चुका हो। मैं बोल पड़ा, माई जलाकर नहीं मारना था। मेरी आवाज़ पूरी तरह से बदली हुई थी। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे अब कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। मैं पूरी तरह से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था कि मेरे ऊपर कोई हावी ना हो सके, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पे बैठ गया। मेरी दोनों आंखें तनती जा रही थीं। अब मैंने धीरे धीरे अपना गर्दन ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अपने बिस्तर की बिछी हुई चादर को पकड़कर फाड़ने लगा और जोर से बोलने लगा, तुम लोगों ने धोखा दिया है। हंसराज को भी तुम लोगों ने मारा है। कोई नहीं बचेगा। मेरी ऐसी हालात देखकर मेरे नाना जी ने तुरंत ही अपने बेटे सरदार को जोर से आवाज देकर बुलाने लगे, सरदार, सरदार जल्दी आओ। जैसे ही मेरे कान में सरदार का नाम सुनाई पड़ा, मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद जो मुझ पर हावी हो रही थी उसने अब अपनी पकड़ मुंह पे ढीली कर दी हो। थोड़ी ही देर में सरदार मेरे सामने था। उसे देखते ही मैं बेहोश होकर निढाल अपने बिस्तर पे गिर पड़ा। जैसे ही मैं बेहोश हो गया, नाना और नानी एक साथ बोल पड़े, ये श्रवणी की आवाज है। मैं चुपचाप निढाल बेहोशी में उस सबों की बातें सुनने लगा। सरदार ने कहा, क्या श्रवणी लौट आई है? सरदार के पिताजी ने कहा, मुझे तो ऐसा ही आभास हो रहा है कि श्रवणी फिर से लौट आई है। अब मुझे नानी जी की बताई हुई एक पुरानी बात याद आने लगी। जैसा कि नानी जी ने बताया था, करीब 11 साल पहले श्रवणी की मौत हुई थी। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि श्रवणी ने आत्महत्या की थी। उसने खुद अपने आप को मार डाला था। लेकिन आज फिर से श्रवणी का वजूद मेरे अंदर देखकर अब उन तीनों की हालत खराब हो रही थी। अब तक मैंने श्रवणी को दीवार पे टंगी फोटो कर रूप में ही देखा था, जिनके ऊपर माला डली हुई थी। मैंने भी बार बार श्रवणी मौसी के बारे में अपनी माँ से जानना चाहा, लेकिन वो भी मुझे सही जानकारी नहीं बताई। सरदार ने अपने पिताजी को कहा, हमें जल्द से जल्द उसी तांत्रिक को बुलाना होगा जिसे ठीक 11 साल पहले बुलाया था। सरदार के पिताजी ने कहा, वो अब भी हंसराज की ही बातें कर रही हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने उस रात। ये बोलकर वो रोने लगे। ये सुनते ही उनका बेटा सरदार बोल उठा, बेकार की बातें बंद कीजिए, आगे सोचिए अब क्या करना है। बेटे की बात सुनते ही उनकी माँ भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए बोल पड़ी, एकदम सही किया, सारी बिरादरियों में कहीं के नहीं रह जाते। अगर उस रात उस उल्टा श्रवणी के साथ साथ हंसराज को ना मारा होता तो कहीं के ना रहते। ये रोना धोना, अफसोस करना बंद करो जी, आगे की सोचो क्या करना है। पत्नी की बात सुनते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और तुरंत ही अपने गोदरेज में से एक डायरी निकालकर उस तांत्रिक बाबा का मोबाइल नंबर निकालकर सरदार को दिया। अब मेरे दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे कि ये हंसराज और श्रवणी का चक्कर क्या था और 11 साल पहले श्रवणी और हंसराज के साथ क्या हुआ था और उस तांत्रिक को अब क्यों बुलाया जा रहा है। मैं अब तक अपने बिस्तर पे अपनी आंखें बंद किए हुए यूं ही पड़ा हुआ था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या चल रहा है। इन लोगों की बातों से तो यही पता चल रहा था कि 11 साल पहले श्रवणी के साथ जो काफी दर्दनाक घटना घटी थी वो एक सुनियोजित तरीके से किया गया मर्डर था। लेकिन अब तक इस बात की सच्चाई उस बंद दरवाजे के अंदर ही दफन कर दी गई थी और उसके बदले एक हादसा जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, उस रात एक हंसराज नाम के लड़के की भी हत्या हुई थी। मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल पैदा हो चुके थे।
उनका सही तरह से पता लगाना अब बहुत जरूरी हो गया था। मैं अब थोड़ी अपनी आवाज गहराते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगा। मेरे आंखों के सामने नाना, नानी और सरदार मामा खड़े थे। मुझे होश में आता देख उन तीनों ने अपनी बातें करने की शैली तुरंत ही बदल दी। नानी ने बड़े प्यार से कहा, कैसी तबीयत है बाबू? मैं भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हो गया मुझे? अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर से खोलते हुए कहा, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी नजर उन लोगों की ही एक्टिविटी पे थी। उधर नाना जी अपनी गोदरेज खोलकर एक डायरी निकालकर अपने बेटे सरदार को दे रहे थे। डायरी लेने के बाद सरदार मामा तुरंत ही उस कमरे से निकल गया। नाना जी गोदरेज बंद करके मेरे पास आकर बिस्तर पे बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्यों, तुमने वो दरवाजा खोला? नाना जी की ये बात सुनकर तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। मैंने तुरंत ही कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मेरे साथ बीती रात क्या हुआ। मेरी ये बात सुनकर शायद उन दोनों को ये विश्वास हो गया था कि बीती रात शायद मैंने वो बंद दरवाजा नहीं खोला था, और मैं भी तो यही चाह रहा था कि इन सभी को शक ना हो कि बीती रात मैंने वो बंद दरवाजा को खोला था। लेकिन इन सभी लोगों को श्रवणी का वजूद कहीं ना कहीं मुझ में दिखाई दिया था। ये बात मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन अब मेरे सामने श्रवणी और हंसराज की कहानी खुल चुकी थी। मेरे लिए अब उन दोनों के पीछे की छिपी सच्चाई को उजागर करना बहुत जरूरी हो गया था। थोड़ी ही देर नाना मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में कुछ काम करने चले गए। कुछ देर बाद सरदार उस कमरे में फिर से लौट कर आया। उसने इशारे करके नानी जी को दूसरे कमरे में आने को कहा। मुझे छोड़कर नानी दूसरे रूम में चली गई और नाना जी भी दूसरे काम में व्यस्त हो गए। नानी के जाते ही मैं दबी पांव धीरे धीरे उन दोनों की बातें दीवार में कान लगाकर सुनने लगा। सरदार मामा कह रहा था कि तांत्रिक बाबा 5 दिन के बाद ही आएंगे, शहर से बाहर है। अब नानी की आवाज थी, तब तक क्या करेंगे? ये छोरी तो हंसराज का रट भी लगा रही है। मुझे तो डर लग रहा है, जीती जल्दी मामला सलट जावे वो सही, नहीं तो लेनी के देनी ना पड़ जावे। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आ रहा है, तो मैं जल्दी से दबे पांव अपने बिस्तर पे जाकर पहले जैसा ही बैठ गया। मेरे पास अब 5 दिन बचे हुए थे। उस तांत्रिक के आने से पहले मुझे इस बात का पता लगाना था कि 11 साल पहले उस रात श्रवणी और हंसराज के साथ क्या हुआ था। मैं चुपचाप उसी तरह से अपने बिस्तर पे बैठ गया। मुझे ये पता चल चुका था कि अब जो भी कुछ होगा 5 दिन के बाद होगा, क्योंकि जब तक वो तांत्रिक बाबा नहीं आ जाते तब तक मुझे श्रवणी और हंसराज के बारे में जो बातें अब तक मुझे नहीं पता थीं उनको पता लगाना था। थोड़ी ही देर में नानी मेरे कमरे में आई। उसे अपने कमरे में आते देख मैंने कहा, नानी आज शाम को मैं अपने घर निकल रहा हूं। इतना सुनते ही नानी मेरी तरफ घूरने लगी और बोली, नहीं बेटा, अभी और दिन रुकना है, कम से कम सप्ताह भर तो रुकना ही पड़ेगा। चूंकि मुझे तो पहले से पता चल चुका था कि वो तांत्रिक बाबा 5 दिन के बाद ही आएगा, इसीलिए जानबूझकर मजाक किया था। वो तीनों मिलकर ये चाह रहे थे कि मुझे कम से कम श्रवणी और हंसराज के बारे में कुछ भी पता न चले। थोड़ी ही देर में सरदार मामा उस कमरे में आया और कहा, अगले 7 दिन तक तुम कहीं भी इधर उधर नहीं जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं अवाक था। अब तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं कहीं नहीं निकलूंगा तो ये बात पता कैसे कर पाऊंगा कि उस रात श्रवणी और हंसराज के साथ क्या क्या हुआ था। जिस तरह से ये लोग बंदिशें मुझ पर लगा रहे थे, इससे तो मुझे यही प्रतीत हो रहा था कि उस रात बहुत बड़ा कांड हुआ था। मामा ने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि मैं अगले 7 दिन तक कहीं इधर उधर नहीं निकलूंगा। थोड़ी देर के बाद सरदार मामा और नानी जी अपने काम पे लग गए, लेकिन मेरे दिमाग में उन तीनों की बातें अब तक भी घूम रही थीं। मैंने भी फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पे ही मुझ में पता चला कि सरदार मामा अगले 3 दिन के लिए इस गांव से बाहर कहीं शादी में जा रहे हैं। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हुआ। वो आज ही दोपहर को निकलने वाले थे। मैं भी उनके निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। दोपहर 1 बजे तक उन्होंने अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में पैक कर लिया था। मैं भी उनके निकलने का इंतजार में था।
करीब 2 बजे सरदार मामा घर से निकलकर शादी में जाने को रवाना हो चुका था। उनके जाने के 10 मिनट के बाद ही मैंने नानी जी को कहा, नानी, मैं खेलने अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। ये बोलकर मैं निकल गया। उस गांव में सरपंच का बेटा पीयूष, जो कि मेरा दोस्त मेरी ही उम्र का था, उनके साथ में भी क्रिकेट खेला करता था। लेकिन आज मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज सबसे पहले उनके पास जाकर उन्हें एकांत में हंसराज के बारे में पूछा, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे एक बार फिर से दिमाग में जोर डालने को कहा। करीब 11 साल पहले कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी हो, थोड़ी याद करो। लेकिन पीयूष ने कुछ नहीं बताया और कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में। पीयूष की बात सुनकर मैं निराश हो गया। हम दोनों की ये बातें वहां कोई और भी शख्स चोरी छिपे सुन रहा था। पीयूष ने मुझे कहा, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अब मेरा मन खेल में नहीं लग रहा था। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा और चुपचाप फील्ड के बाहर जाकर बैठ गया। करीब 2 घंटे के बाद जब मैं वहां से घर जाने के लिए निकला कि रास्ते में एक शख्स ने मुझे पीछे से आवाज दी। मैं आवाज सुनकर रुक गया। पीछे की ओर मुड़ा तो सामने जो शख्स खड़ा था वो करीब मुझसे 4-5 साल बड़ा होगा। उसने मुझसे कहा, पीयूष कुछ भी नहीं बताएगा। उनके पिताजी इस गांव में 3 बार से सरपंच बन रहे हैं और आपके मामा जी इस गांव के पंच, और जिस हंसराज के बारे में आप पता लगा रहे हैं वो मेरे चाचा हैं। आज से 11 साल पहले मेरे चाचा जी कहाँ चले गए ये आज तक पता नहीं चला। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अचानक से मैंने उनसे पूछा, और श्रवणी के साथ क्या हुआ? श्रवणी का नाम सुनते ही वो बोल पड़ा, हंसराज चाचा मुझे सारी बात बताते थे। वो श्रवणी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे पता था कि ये समाज और श्रवणी के घर वाले कभी भी हंसराज को नहीं अपनाएंगे। उस रात जब हंसराज चाचा घर से निकले थे तो उसने मुझसे कहा था, आज ही रात में मुंबई निकल रहा हूं, मेरे साथ श्रवणी भी घर से भागकर जा रही है। ये बात उसने सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही बताई थी। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे दादा और मेरे मम्मी पापा हैं। वो आज भी हंसराज चाचा की राह तक रहे हैं। उनकी बातों ने मुझे पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। उस रात हंसराज के साथ आखिर कौन सा खेल खेला गया था? अगर श्रवणी उस रात भाग गई थी तो फिर उस रात बंद दरवाजे वाली घर में किनको जलाया गया था? या फिर हंसराज के साथ भी उस रात कुछ और ही घटना घटी थी? शाम हो चुकी थी, मुझे लेट भी हो रही था। मैंने उनसे कहा, आज से 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तभी से मैं श्रवणी की तस्वीर पे माला टंगा हुआ देख रहा हूँ। उसने कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हंसराज कहाँ है ये पता करना अब बहुत ज़रूरी था। हंसराज के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गया। पूरी तरह से शाम होने वाली थी। अब तक जो भी जानकारी मुझे उस हंसराज की मिली थी वो जानकारी उनके भतीजे से मिल पाई थी। उस रात जब उनके चाचा मुंबई निकलने वाले थे, वो भी श्रवणी के साथ, तो फिर उस रात आखिर उनके साथ क्या हुआ था ये पता करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ ही देर में मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही नानी पूछने लगी, इतनी देर तक कहाँ थे? मैंने कहा, क्रिकेट खेलने गया था इसलिए लेट हो गया। अक्सर मुझे इतना लेट नहीं होता था, चूंकि मामा 3 दिनों के लिए इस गांव से बाहर कहीं शादी में गए हुए थे, इसलिए उनका डर तो था नहीं, लेकिन श्रवणी अपने उस बड़े भैया से काफी डरती थी। इतना तो मुझे पता चल चुका था कि श्रवणी का कुछ समय के लिए अपना वजूद अस्तित्व उन तीनों को आज सवेरे कुछ समय के लिए मेरे अंदर दिखाई दिया था। आज सवेरे से उस घटना के करीब 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन श्रवणी ने फिर दोबारा अपना वजूद मेरे अंदर नहीं दिखाया, लेकिन काफी सारे सवालों का पुलिंदा मेरे दिमाग के अंदर पैदा कर दिया था। आज रात मैं जल्दी खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे श्रवणी एक थैली में एक कपड़े जोड़ी और गहने लेकर अपने घर से निकल गई। कुछ दूर अपने को छिपते छिपाते वो हंसराज के पास पहुंची। हंसराज भी श्रवणी का एक गंतव्य जगह इंतजार कर रहा था। वे दोनों आज रात 2 बजे की ट्रेन पकड़कर मुंबई निकलना चाह रहे थे। उन दोनों को पता था
अगर वो सड़क से गए तो कोई भी उन दोनों को पहचान लेंगे, इसलिए उसने जंगल के रास्ते को उस रात चुना था। अचानक से उन दोनों को लगा कि बीच जंगल में कोई घात लगाकर बैठा था। तुरंत ही श्रवणी और हंसराज ने दौड़ लगा दी। उन दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हंसराज श्रवणी का हाथ पकड़े और दूसरी हाथ में टॉर्च जलाए तेजी से भाग रहा था। अचानक से उसे लगा उनके पीछे 4 से 5 आदमी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। दोनों अपनी जान बचाने की खातिर जी जान लगाए दौड़ रहे थे। अचानक से हंसराज का दाहिना पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाता है। उनके हाथ से श्रवणी का हाथ छूट जाता है और साथ ही साथ हंसराज के हाथ से वो टॉर्च उनके पकड़ से दूर चली जाती है। उन 5 आदमियों ने हंसराज को घेर लिया। इतने में श्रवणी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। लेकिन उस सुनसान बीहड़ जंगल में कोई भी नहीं था उनकी आवाज सुनने और उन दोनों को बचाने को। उन 5 में एक शख्स ने आवाज दी, ठिकाने लगा दो। श्रवणी वो आवाज सुनकर काफी डर चुकी थी। उनका पूरा शरीर डर के मारे सिहरने लगा था। ये आवाज श्रवणी के बड़े भैया की थी। इतना सुनते ही उन 4 में एक शख्स ने अचानक से हंसराज के सर पे जोर से वार कर किया। अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पे उठकर बैठ गया। ये सारी घटनाएं मेरे सपने में घटित हो रही थी। मेरी धड़कन काफी तेज धड़क रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घड़ी में समय देखा, रात के 3 बज चुके थे। बिस्तर के बगल के मेज पे पानी का गिलास रखा हुआ था। मैंने 1 गिलास पानी पिया। इस सपने में ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि उस रात ही उस जंगल में हंसराज के साथ अप्रिय घटना घटी थी। अब तक मुझे ये पता चल चुका था कि उस रात श्रवणी हंसराज के साथ चोरी छिपे मुंबई निकलने वाली थी और उस रात उन दोनों ने जंगल का रास्ता चुना था। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं था कि कोई उन दोनों के लिए उस जंगल में भी घात लगाकर बैठा है। श्रवणी के परिवार वालों ने ही जिंदा जलाकर उसी रात मार डाला था। लेकिन उस हंसराज के सर पे पीछे से वार हुआ था और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये अब तक मुझे पता नहीं चल पाया था। अब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर श्रवणी मुझे ही क्यों ये सब सपने में दिखा रही थी। आखिर वो कौन सा जंगल था जहां हंसराज के सर पे पीछे से मारा गया और उसके साथ क्या हुआ था ये पता करना अब और भी जरूरी हो गया था। मन से काफी सारे सवाल लिए। मुझे कब फिर से नींद आ गई पता ही नहीं चल पाया। अगली सुबह मेरे नाना जी मुझे उठाने आए। मुझे उठाते ही उन्होंने कहा, जाओ ऊपर छत पे जाकर कबूतरों को दाना दे दो। मुझे कबूतरों को दाना खिलाना काफी अच्छा लगता था। मैं तुरंत ही उठकर छत की सीढ़ी से जैसे ही चढ़ना शुरू किया ही था कि मुझे अचानक से अपनी बाईं बगल में ऐसा आभास हुआ कि शायद कोई हो। मैंने तुरंत ही अपनी बाईं बगल मुड़ा देखा तो वो श्रवणी थी। मैं अब ना ही चिल्ला रहा था और ना ही कहीं भाग रहा था। ऐसा लगा मानो वहीं के वहीं जड़वत हो गया हूं। मेरी नजरें श्रवणी की आंखों पे टिक गई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो अब भी कुछ दबे राज बताना चाह रही हो। मैं यथावत वैसे ही उस सीढ़ी पर खड़ा रहा और मेरी आंखें श्रवणी की आंखों के अंदर न जाने कितनी देर तक उस दबे राज को जानना चाह रही थी। अचानक से किसी ने मुझे पीछे से झटका देकर मेरा नाम पुकारा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे उस जड़वत को झकझोर दिया हो। मेरे पीछे आने वाली आवाज श्रवणी की मम्मी की थी। वो आवाज सुनते ही श्रवणी काफी उग्र हो गई। उनकी नजरें मुझसे हटकर उनकी मम्मी पे जा चुकी थी। उनकी नजरें हटते ही मैं चिल्ला उठा, नानी श्रवणी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता मेरी आंखें तनती जा रही थी। मेरी नानी श्रवणी का नाम सुनते ही काफी डर गई। वो तेजी से पलटकर उस सीढ़ी रूम से भाग जाना चाह रही थी। इधर श्रवणी ने मेरे अंदर अपना वजूद एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया। मेरी गर्दन जैसे ही बाईं तरफ मुड़ी वैसे ही उस सीढ़ी रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। श्रवणी की मम्मी उस सीढ़ी के बंद दरवाजे से जोर से टकराई। श्रवणी की मम्मी अब डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, श्रवणी के पापा, श्रवणी के पापा। श्रवणी अपना नाम सुनकर और भी उग्र होती जा रही थी। अचानक से मैं बोल पड़ा, क्यों? डर लगने लगा। ये मेरी आवाज नहीं थी, ये श्रवणी की आवाज थी। श्रवणी का वजूद अब मेरे अंदर आ चुका था।
2 मिनट के लिए दरवाजा क्या बंद हुआ, चिल्लाने लगी, श्रवणी के पापा, श्रवणी के पापा। और तुम सबने जो मुझे पिछले 10 सालों से उस बंद दरवाजे में कैद करके रखा था, उसका क्या? श्रवणी की मम्मी ये सुनते ही अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, माफ कर दे बेटी, बहुत बड़ा पाप किया है हम सब ने। इतना सुनते ही श्रवणी जोर जोर से हंसने लगी। अचानक से श्रवणी चुप हो गई। इतने में श्रवणी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, श्रवणी बेटी दरवाजा खोल। ये श्रवणी के पिता की आवाज थी। वो आवाज सुनते ही श्रवणी का वो उग्र स्वभाव काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। एक झटके में सीढ़ी रूम का वो दरवाजा खुल गया। सामने ही श्रवणी के पिता खड़े थे। जैसे ही श्रवणी के पिता ने अपना कदम बढ़ाया ही था कि मैं बेहोश होकर उसी सीढ़ी पर गिर पड़ा। एक बार फिर श्रवणी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। बेहोश होते ही नाना और नानी ने मुझे उठाकर मेरे बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। अब मेरी तबीयत और भी बिगड़ती ही जा रही थी। करीब 6 घंटे के बाद मुझे होश आया। होश आते ही ऐसा लग रहा था कि पूरा बदन दर्द कर रहा हो, पूरा शरीर दर्द के मारे ऐंठ रहा हो। मेरे नाना और नानी काफी डर चुके थे। मेरे होश में आते ही वे दोनों मेरे पास आकर बैठ गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब भी 3 दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ था उस तांत्रिक के यहां पहुंचने में। अचानक से मेरे नाना जी ने कहा, रूपाली, और तुम्हारे पापा को भी बुला लेता हूं। रूपाली मेरी मम्मी का नाम था। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर उनको मना भी नहीं कर पाया कि क्यों बेवजह उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों को ये आभास हो चुका कि परेशानी सचमुच में काफी बढ़ चुकी है। अंदर ही अंदर मुझे भी ये एहसास हो चुका था कि रह रहकर श्रवणी का वजूद मेरे अंदर आ जा रहा था। 10 साल पहले जो खूनी खेल इन सभी लोगों ने मिलकर श्रवणी और हंसराज के साथ खेला था, वो अब तक उस रहस्य को उस बंद दरवाजे के अंदर दबाकर रखे हुए थे। लेकिन अब उनकी आत्मा खुलकर उनके सामने आ चुकी थी। अपने पिछले 10 साल पहले का बदला उन्हें किसी न किसी रूप में लेना ही था। अगली सुबह उस गांव में एक पुलिस ऑफिसर की मौत से हड़कंप मच गया था। उनकी पत्नी ने ही उनका गला रेत कर मार डाला था। ये खबर सुनते ही सरदार मामा वो शादी छोड़कर अपने घर लौट आया। घर आते ही वो काफी परेशान हो चुका था। एक तरफ मैं भी बिस्तर पे पड़ा पड़ा मेरी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन मेरे मम्मी और पापा भी मेरे पास पहुंच चुके थे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो गया है। वो गांव उस पुलिस ऑफिसर की मौत से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही रात उस गांव में एक और मौत हो जाती है, और ये मौत इस बार उस गांव के सरपंच का हुआ था। उनकी भी मौत ठीक उसी तरह से हुई थी। उनकी पत्नी ने उनका गला रेत कर मार डाला था। एक के बाद एक मौत से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन चुका था। सरपंच की मौत से तो अब पूरे गांव में हड़कंप मच चुका था। उस गांव में हर एक तरफ अब उन दोनों के ही मौत की चर्चा होने लगी थी। उन दोनों की मौत होने से अब मेरे मामा सरदार अब मेरे पास मेरे कमरे के अंदर भी नहीं आ रहे थे। उन्हें शायद ये पता चल चुका था कि ये काम आखिर कौन कर रहा है। उनकी डर के मारे हालात खराब हो चुकी थी। सरदार मामा की घबराहट काफी बढ़ती ही जा रही थी। उसने कॉल लगाकर उस तांत्रिक बाबा को यहां घट रही उन दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी दी। जब सरदार मामा ने ये बात उस तांत्रिक बाबा को बताया कि 2 आदमी की अब तक मौत हो चुकी है, तो उस तांत्रिक बाबा ने अपने सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर सरदार मामा के पास आने का मन बना लिया। वैसे वो तांत्रिक 2 दिन बाद यहाँ आने वाले थे, लेकिन यहाँ की बिगड़ती हालत को देखकर उस तांत्रिक बाबा ने यहाँ आज ही आने का प्रोग्राम बना लिया था। उस तांत्रिक बाबा ने सरदार मामा को मोबाइल पे ही कुछ जरूरी सामान की लिस्ट भेज दी थी और आज शाम तक वो सारे सामान एकत्रित करने को कहा था। वो तांत्रिक बाबा आज शाम ही यहाँ पहुँचने वाले थे और आज ही रात हवन करके एक बार फिर श्रवणी को काबू करने का प्लान बन चुका था। सरदार मामा उस तांत्रिक से बात करने के बाद बाजार की तरफ निकल चुका था। कुछ ही देर में वो बाजार के उस दुकान के पास पहुंच चुके थे जहां पूजा और हवन सामग्री मिलती थी। सरदार मामा अपना मोबाइल निकालकर अपना व्हाट्सएप का मैसेज ओपन करने लगे। उस तांत्रिक ने जो हवन सामग्री की लिस्ट भेजी थी वो निकालकर वो उस दुकानदार को दिखाने लगे।
वो दुकानदार अपने हाथ में सरदार मामा का मोबाइल लेकर वो सारी सामग्री की लिस्ट एक कागज में लिखने लगा। मामा उसी दुकान के पास खड़े होकर उनके सामान देने का इंतजार करने लगे। अचानक से मामा की नजर उस दुकानदार के ऊपर गई। वो एक टक उनके मोबाइल पर देख रहा था और दूसरे हाथ से वो लिस्ट लिखे जा रहा था। मामा की नजर उस कागज पे गई जहां वो दुकानदार वो सामग्री की लिस्ट उतार रहा था। जैसे ही मामा की नजर उस दुकानदार के द्वारा लिखे जा रहे लिस्ट पे गई, उसे देखकर उनकी डर के मारे हालात खराब होने लगी। वो दुकानदार उस लिस्ट में कफन और उससे जुड़ी सारी सामग्री के नाम लिख रहा था। उसने जो अंत में लिखा था उसे देखकर अब सरदार मामा के होश उड़ने लगे थे। आज रात तुम्हारी मौत। मामा तेजी से उस दुकानदार के हाथ से मोबाइल छीनकर उस लिस्ट को देखने लगे। वो लिस्ट वहां थी ही नहीं, बल्कि एक तस्वीर दिख रही थी जिनमें दो आदमी कसकर किसी एक आदमी को पकड़े हुए थे। उस तस्वीर को देखकर सरदार मामा थर थर कांपने लगे। ये तस्वीर आज से 10 साल पहले उस रात उसी जंगल की तस्वीर थी। उस तस्वीर में वे दोनों आदमी हंसराज को पकड़े हुए थे। सरदार मामा जल्दी से अपना मोबाइल लेकर वहां से भाग खड़े हुए। वो अंदर से काफी डर चुके थे। उन्हें अब ये आभास हो चुका था कि आज रात किसी की भी बारी हो सकती थी। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर उस बाजार से भाग खड़े हुए। वो अपने घर पहुंचकर किसी एक आदमी को बुलाए और उस आदमी को वो सारी हवन सामग्री लिखवा दी। बाजार से वो सारी हवन की सामग्री लेकर आने को कहा। वो आदमी हवन सामग्री की लिस्ट लेकर बाजार चला गया। उस आदमी के बाजार जाते ही अचानक से सरदार मामा के मोबाइल का रिंग बजने लगा। ये कॉल उसी तांत्रिक बाबा की थी। उस तांत्रिक बाबा का कॉल देखते ही सरदार मामा ने उनका कॉल रिसीव किया। उस तांत्रिक ने कहा, क्यों बच्चा, सारी तैयारी हो गई? सरदार मामा ने कहा, हाँ बाबा, लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। बस 1 घंटे में वो हवन सामग्री भी आ जाएगी। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुमने उस रात मुझे हंसराज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हंसराज की बात उस तांत्रिक के मुंह से सुनते ही सरदार मामा की आवाज लड़खड़ाने लगी। बाबा कुछ करो। मामा के अंदर का डर अब पूरी तरह से हावी होकर बाहर आ गया था। तांत्रिक ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आज रात कम से कम 2 गाड़ी तैयार रखना। हो सकता है श्रवणी को उस जगह ले जाना पड़े जहां तुम लोगों ने। हंसराज। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक चुप हो गया। कुछ देर बाद उस तांत्रिक ने कहा, आज शाम स्टेशन पहुंचने से पहले ही मैं कॉल कर दूंगा। अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाना। मामा ने कहा, मैं खुद ही आपको लेने स्टेशन आऊंगा। इतना सुनते ही उस तांत्रिक बाबा ने अपना मोबाइल फोन कट कर दिया। शाम तक उस तांत्रिक बाबा के कदम उस गांव के अंदर पड़ चुका था। जैसे ही उस तांत्रिक बाबा ने अपने कदम मेरे कमरे में दिया, मेरी आंखें खुल गई। अब आंखें खुलकर और भी तनती ही जा रही थी। उस तांत्रिक बाबा ने सभी को उस कमरे से बाहर जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं, वो तांत्रिक बाबा और सरदार मामा ही बचे थे। उस तांत्रिक ने सरदार मामा को इशारा करके हुए उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। उस तांत्रिक को देखकर अब मेरी नजरें और तनने लगी थीं। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद उसने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल अपने हाथ में लेकर जैसे ही श्रवणी के ऊपर छींटा ही था कि मेरा शरीर हवा में कई फीट ऊपर जाकर तैरने लगा। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जोर से पीछे की तरफ खींच रहा है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शरीर को उसी जगह कायम रखना चाह रहा था, लेकिन कोई और ही शक्ति मुझे वहां से पीछे की तरफ खींच रही थी। एक झटके में मेरा शरीर पीछे की दीवार से चिपक गया, जैसे कोई लोहा चुंबक के साथ चिपक जाता है। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस दीवार से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। अचानक से उस तांत्रिक बाबा ने कहा, छोड़ दे उस बच्चे को। इतना सुनते ही श्रवणी अपना सर हिलाने लगी। नहीं, जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं तब तक नहीं। तूने मुझे पिछले 10 सालों से कैद करके रखा था, लेकिन इस बार नहीं। इतना कहते ही श्रवणी मेरे शरीर को पूरा जोर लगाकर उस जगह से उखाड़कर आगे की तरफ धक्का देती है। करीब 15 फीट की दूरी रही होगी मेरे और उस तांत्रिक बाबा के बीच।
जैसे ही उसने धक्का दिया, उधर वो तांत्रिक बाबा और सरदार मामा अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे मानो किसी ने उन दोनों को काफी जोर से धक्का दिया हो। वे दोनों अपनी जगह से कई फीट दूर दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। उस तांत्रिक बाबा के हाथ से अभिमंत्रित किया हुआ जल से भरा कमंडल हाथ से छूटकर फर्श पे गिर पड़ा। वो तांत्रिक नीचे गिरते ही तुरंत फिर से अपनी कमंडल के पास पहुंचना चाह रहा था कि अचानक उससे पहले ही श्रवणी ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया। इस बार वो तांत्रिक काफी जोर से उस दीवार से टकराया था। इतने में सरदार मामा डर के मारे तेजी से उठकर उस कमरे की दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही सरदार मामा ने अपना हाथ उस दरवाजे की चिटकनी तक पहुंचाया ही था कि श्रवणी ने अपना सर उसकी तरफ घुमा दिया। श्रवणी जैसे जैसे अपना सर ऊपर कर रही थी, वैसे वैसे सरदार मामा हवा में ऊपर उठने लगा। अचानक से श्रवणी ने अपना सर बाईं तरफ जोर से झटका। जैसे ही श्रवणी ने अपना सर बाईं तरफ झटका, वैसे ही सरदार मामा उस दरवाजे से हटकर कई फीट दूर बाईं तरफ दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उस कमरे में तांत्रिक बाबा और सरदार मामा दोनों अधमरे बेसुध जमीन पर पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे उनके पास चलकर जाने लगा। जैसे ही मैं उस दोनों के पास पहुंचा ही था कि अचानक से वो तांत्रिक अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी चालाकी से अपना एक हाथ अपने कंधे से टंगी एक थैली में डालकर रखा था। जैसे ही वो अपनी जगह खड़ा हुआ ही था कि श्रवणी एक बार फिर जोर से उस तांत्रिक को धक्का देना चाह रही थी कि अचानक से श्रवणी की नजर उस तांत्रिक के हाथ में थमी एक बोतल पे गई। श्रवणी उस तांत्रिक के हाथ में वो बोतल देखते ही एकदम शांत हो गई। उस बोतल में उस तांत्रिक बाबा ने हंसराज की आत्मा को कैद करके रखा था। उस तांत्रिक ने कहा, बंद कर दे ये खूनी खेल, तू जो चाहेगी वही होगा। उस तांत्रिक बाबा की बात सुनकर अब श्रवणी एकदम शांत हो चुकी थी। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने सरदार मामा से उस कमरे की चिटकनी को खोलने को कहा। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने सरदार से कहा, जहां उस रात उन लोगों ने हंसराज को वही ले चलो और जो सारी सामग्री की लिस्ट लिखवाई थी वो भी अपने साथ ले लेना। थोड़ी ही देर में वो सभी उसी स्थान के लिए रवाना हो गए जहां उस रात उस पांचों ने हंसराज को। आधे घंटे के बाद वे सभी उस जगह पहुंच चुके थे। सरदार ने अपने साथ 3 और आदमी को भी रख लिया था, क्योंकि जहां उस रात उन लोगों ने हंसराज को दफनाया था उसे उस जगह खुदाई करनी थी। एक तरफ खुदाई चल रही थी और दूसरी तरफ वो तांत्रिक बाबा अपने हवन की तैयारी में लगा हुआ था। हवन कुंड की अग्नि उस तांत्रिक बाबा के द्वारा प्रज्वलित की जा चुकी थी और उस कुंड के आगे मैं श्रवणी की आत्मा लिए बैठा हुआ था और मेरे ही सामने वो तांत्रिक बाबा अपने हाथ में हंसराज की आत्मा को बोतल में कैद करके रखा था। कुछ ही घंटे की खुदाई में हंसराज के अस्थिपंजर दिखने लगे थे। अस्थिपंजर दिखते ही उस तांत्रिक बाबा ने उस अस्थिपंजर पे पेट्रोल छिड़कने को कहा। उस तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरदार मामा ने अपने असिस्टेंट से गाड़ी की पिछली डिक्की से पेट्रोल भरा गैनल लाने को कहा। कुछ ही समय के अंदर सरदार मामा ने 4 गैनल पेट्रोल हंसराज के उस अस्थिपंजर के ऊपर उड़ेल दिया। इधर वो तांत्रिक बाबा अपनी आंखें बंद किए मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था। अचानक से उस तांत्रिक बाबा ने अपनी आंख खोलकर श्रवणी से बातें करनी शुरू कर दी। कुछ देर बात करने के बाद इस तांत्रिक ने अपने थैले से एक कोरा कागज निकालकर उस हवन कुंड के ऊपर दोनों हाथों से पकड़कर घुमाने लगा। उस तांत्रिक बाबा ने सरदार मामा को अपने पास बुलाकर उस हवन कुंड से एक जलती लकड़ी उनके हाथ में देकर कहा, आग लगा दो हंसराज के अस्थि पंजर में। इतना सुनते ही श्रवणी एक बार फिर से भड़क गई। सरदार मामा तेजी से वो हवन की जलती लकड़ी लेकर हंसराज के अस्थि पंजर की तरफ दौड़ा। इधर श्रवणी छटपटा उठी, लेकिन हंसराज को उस बोतल में कैद देखकर बेबस थी। अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया, लेकिन तब तक सरदार मामा हंसराज के अस्थि पंजर में आग लगा चुका था। पेट्रोल की धधक से आग की लपटें कई फीट ऊपर तक जा पहुंची थीं। हवा का तेज झोंका सरदार मामा के हाथ में थमी हवन की जलती लकड़ी को तो बुझा नहीं पाई, लेकिन इधर वो बोतल जिसमें हंसराज की आत्मा को कैद करके रखा गया था, वो नीचे गिरकर उनका स्टॉप कॉर्क खुल गया।
स्टॉप कॉर्क खुलते ही हंसराज अपनी अस्थिपंजर के पास जाकर मंडराने लगा। इधर श्रवणी मेरा शरीर छोड़कर सरदार मामा शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। सरदार मामा के शरीर में प्रवेश करते ही वो उस घतकती हुई अग्नि की लपटों में कूद गई। श्रवणी ने अपना बदला पूरा कर लिया था। उस रात 5 आदमी थे। 2 आदमी को तो वो 10 साल पहले ही मार चुकी थी, लेकिन और 3 आदमी अब भी बचे हुए थे। हंसराज की मौत में वो पुलिस वाला, सरदार मामा और सरपंच भी शामिल था, और सरदार मामा ही श्रवणी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया था। लेकिन उसने इस तांत्रिक की मदद से श्रवणी को उस बंद दरवाजे के अंदर सदा के लिए कैद कर दिया था। अगली सुबह चारों ओर गांव वालों की भीड़ जमी हुई थी। उस तांत्रिक के हाथ में जो कोरा कागज थमा था, उस कागज के ऊपर उस रात क्या क्या हुआ था वो सारी बातें लिखी हुई थी। हंसराज की मौत से लेकर श्रवणी की मौत तक सारा वृत्तांत उस कागज पे लिखा हुआ था। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी। उस तांत्रिक को हिरासत में ले लिया जा चुका था, और साथ ही साथ श्रवणी के मम्मी और पापा को भी हिरासत में के लिया जा चुका था। हंसराज एक छोटी जाति से था। यही बात श्रवणी के घर वालों को रास नहीं आई, जिसकी वजह से सरदार ने उस गांव के सरपंच के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। सरपंच ने उस पुलिस ऑफिसर को भी मिलाकर उस रात इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया था। जिस रात हंसराज श्रवणी को लेकर मुंबई भागने वाला था, ये बात सरदार को पता चल चुकी थी, और उन सभी ने मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आखिर तक स्टोरी को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे आखिर तक इस स्टोरी को सुना है, तो फिर मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि ये स्टोरी आपको कितनी पसंद आई है। और आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी ज़बरदस्त और खौफनाक कहानियां तैयार करने में लगा हुआ हो, जो जल्द ही आपको सुनने को मिलेगी। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।